कैसे हैं भाई आप सभी लोग। तो चलिए अपनी ईएलपी की सीरीज में हम नेक्स्ट ईएलपी लेकर हाजिर हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर ईएलपी नंबर 2। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या हमें कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन? पूछ रहा हमसे कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को लेकर बात कर रहा है और बातें हमसे करना चाह रहा है रिएक्टिविटी की। आप समझिए, रिएक्टिविटी का मतलब रेट की बात करना चाह रहा है कि SN1 में कौन स्लो या कौन फास्ट रिएक्शन का रेट यहां पर बात करेंगे। तो आपको मालूम है, अगर अपन बात करना चाहें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर पर आपका SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहले हमारे सामने डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट क्लियर? यानी कि आप इसमें यह भी कह सकते हो यहां पर रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation. Directly proportional to stability of carbocation. जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। या आप ये भी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर अपन बात करना चाहें ब्रांचिंग एट अल्फा एंड बीटा कार्बन। ब्रांचिंग एट अल्फा एंड बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा कार्बन पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी आपकी SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। देखिए यहां पर जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, स्लो डाउन नहीं करता है। तो SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा अगर अल्फा या बीटा पर ब्रांचिंग आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर? दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर ये डिपेंड करता है आपका किस पर? सॉल्वेंट के ऊपर भी, कि आपकी रिएक्शन का सॉल्वेंट कौन है। और तीसरा फैक्टर आपके सामने रहेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी। बेसिकली इन तीन फैक्टर्स के ऊपर आपके SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो कोई ना कोई फैक्टर यहां पर आपके सामने एप्लीकेबल आपको दिखाई देगा। आइए क्वेश्चन पहले में बढ़ते हैं। पहले वाला पार्ट में क्या कह रहा है देखिए। पहले वाले पार्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो आपका लिविंग ग्रुप सभी में क्या कर दिया है? सेम। लिविंग ग्रुप सभी में कौन है? क्लोरीन। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप सभी में सेम हो गया, तो अब ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो आपका स्ट्रक्चर सभी के अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो एल्काइल हैलाइड है ये एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर? अगर हम SN1 की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन एक सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन है या फिर एक डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें आपका लिविंग ग्रुप यहां से पहले निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर आपके सामने बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें सी वाले पार्ट में, अगर हम SN1 करवाना चाहते हैं तो यहां पर भी आपका लिविंग ग्रुप हट जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोकेटाइन की। तो यहां पर आपके सामने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बी पार्ट में अगर अपन बात करें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर अगर हम SN1 करवाना चाहते हैं तो आप लिविंग ग्रुप को यहां से हटा देंगे और लिविंग ग्रुप को अगर आपने यहां से हटा दिया तो ये कार्बोकेटाइन आपके सामने जनरेट हो जाएगा। इस केस में भी अगर हम बात करना चाहें लिविंग ग्रुप को आप हटा देंगे तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो रिएक्टिविटी ए की सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो फिर हमारा कौन सा आने वाला है? सी आने वाला है। अब अगर अपन बात करना चाहें बी और डी में, देखिए एनसीईआरटी तो ये लिखता है कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, बट कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसा लिखती नहीं है। तो एनसीईआरटी की अगर अपन माने तो एनसीईआरटी अभी भी इसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही समझाता है कि ये कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, इसलिए आपका ये फास्ट रिएक्शन करता है। बल्कि मैंने आपको बताया था कि दोनों एल्काइल हैलाइड बताइए कौन सा है? ये भी आपके सामने एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसा है? प्राइमरी। और ये भी आपका कौन सा है? एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी में आपको देखना है
अल्फा पर मामला क्या है, सेम, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर बीटा पर आपकी ब्रांचिंग हो गई है, लेकिन यहां पर बीटा पर ब्रांचिंग नहीं है। तो प्राइमरी के केस में अगर बीटा पर ब्रांचिंग आ जाती है तो SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसका मतलब बी वाला SN1 फास्ट देगा एज कंपेयर टू योर डी। तो आपके सामने यहां पर अगर अपन बात करना चाहें बी रहेगा और उसके बाद कौन रहेगा, डी। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। गिवन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन हम यहां पर इसको कह सकते हैं कि अगर यहां पर Br लगा दिया जाए और यहां पर भी आपके सामने Br लगा दिया जाए, क्लियर, ये आपका रहेगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये आपका रहेगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या रहेगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो दोस्तों इस पर ध्यान देना, दोनों प्राइमरी है। अगर मैं SN1 की बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं, SN1 रिएक्टिविटी की बातें करूं यहां पर, तो SN1 में आपकी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। प्राइमरी के केस में आप जानते हैं बीटा पर ब्रांचिंग के आने से SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बस इतना चेंज किया गया, एनसीईआरटी में ब्रोमाइड दिया हुआ था तो यहां पर आपको क्लोराइड लगाकर दे दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने फिर से आ गया है, आप जान पा रहे होंगे कि लिविंग ग्रुप को फिर से क्या कर दिया गया है, सेम। तो आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर तो इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करने वाला नहीं है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, तो अगर अपन बात करें पहले वाले में, अगर आप लिविंग ग्रुप को हटा देते हो तो आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। हालांकि ये 1 डिग्री है पर अच्छा खासा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, अगर लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं तो हमारे सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर हमने यहां पर हटा दिया तो ये कार्बोकेटाइन आपके सामने बन जाएगा विच इज ए विनाइल केटाइन, हाईली अनस्टेबल है। विनाइल केटाइन आपके सामने ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। इवन ये आपका इंटरमीडिएट के तौर पर बनना पसंद नहीं करता है। हाईली अनस्टेबल आपको कार्बोकेटाइन रहेगा। विनाइल और फिनाइल केटाइन आपके SN1 रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से। इन दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करना चाहें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी रेजोनेंस से, इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। और कंपैरिजन करें तो ये दोनों इससे ज्यादा रिएक्टिव है। हालांकि इसके केस में आपको मालूम होना चाहिए कि नो SN1, ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं। कारण आप यहां से पता लगा सकते हैं, योर लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड ऑन sp2 कार्बन। अगर आपका लिविंग ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है तो ना SN1 होता है ना SN2 होता है। आप यहां से भी आंसर दे सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा दोस्तों ए के बाद रहेगा आपका बी और बी के बाद रहेगा सी। अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सा वो कंपाउंड है जो SN1 देगा ही नहीं, तो सी वाला आपका SN1 देगा ही नहीं। लिस्ट रिएक्टिव होते हैं ये SN1 में भी और SN2 में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अगर अपन देख पा रहे होंगे तो आपके सामने लिविंग ग्रुप क्या कर दिया गया है, सेम। तो इस रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए SN1 सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन होती है, RDS के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, आप सभी जानते हैं। तो लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। तो यहां पर आपका OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए और कार्बोकेटाइन बना दीजिए। यही रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। आपका कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट आएगा। इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें, लिविंग ग्रुप को हटा दें और कार्बोकेटाइन बना दे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर भी अगर अपन लिविंग ग्रुप को हटा दें और कार्बोकेटाइन बना दे दोस्तों, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर कौन से Cl को हटाने की बात करूं। तो दोस्त ये जो आपका Cl है, इधर वाले पर अगर अपन बात करना चाहें, मैं इधर लिख देता हूं, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होने चाहिए। देखो ये वाला Cl तो आप हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये sp2 कार्बन पर। तो ये तो रिएक्टिविटी में सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो इसको मत हटाइए। sp2 पर है, नहीं हटेगा SN1 से, आपका केटाइन हाईली अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी को चेक करना है। जब भी आपके पास दो ऑप्शन हो तो जो सबसे जल्दी हट सकता है उसी से कंपैरिजन होगा। यहां से कंपैरिजन मत कीजिए, वहां से कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके सामने केटाइन बना है। पहले वाले कार्बोकेटाइन में आप देख पा रहे होंगे कि OCH3 का +R लगेगा एंड आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा।
दूसरे वाले में NO2 का क्या लगेगा -R और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है जो लगाएगा +H इफेक्ट जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां पर लगा हुआ है हेलोजन। आप जानते हैं हेलोजन दो इफेक्ट लगा सकता है केटाइन के ऊपर, एक तो +R से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा और एक आपके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। जब इसका +R और -I दोनों लगे दोस्तों तो इसका नेट इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन ओवरऑल। तो ये भी आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका फर्स्ट रहेगा, तो ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें सी रहेगा +H से आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। अब इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये -R से डिस्टेबलाइज करेगा और ये -I से डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसका डिस्टेबलाइजेशन कम होगा, उसका ज्यादा रहेगा। तो फिर आपके पास आ जाएगा D और सबसे पीछे कौन मिलेगा, B। सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट, अब की बार आप देखो कि इसमें लिविंग ग्रुप बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं बात करना चाहूं SN1 रिएक्शन की, मान लीजिए SN1 से जाना जाता है, SN1 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। पहले आपका लिविंग ग्रुप यहां से हट जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोकेटाइन की। एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आप बताइए क्या आपका लिविंग ग्रुप आर रिएक्शन के स्लो स्टेप में हट रहा है? जी हां, अगर आपका लिविंग ग्रुप रिएक्शन के स्लो स्टेप में डिपार्ट होता है तो रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो SN1 रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब है कि कौन कितनी जल्दी निकलेगा या कौन कितनी आसानी से निकलेगा। यह लिविंग ग्रुप जितनी आसानी से निकलेगा रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो इन सभी में आपका बनने वाला केटाइन क्या रहेगा, सेम। तो अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी में देखना चाहें तो यहां पर आपके सामने कौन है, क्लोरीन। यहां पर आपके सामने कौन है, आयोडीन। यहां पर आपके सामने कौन है, ब्रोमीन। और यहां पर आपके सामने कौन है, फ्लोरीन। तो अगर ये बाहर निकला तो आप बताइए किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकेटाइन के साथ में आ जाएगा Cl-। अगर ये बाहर निकला तो आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकेटाइन की और बाहर आ जाएगा कौन, I-। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये बाहर निकलेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकेटाइन की और बाहर आ जाएगा Br-। क्लियर, यहां पर ये बाहर आ जाएगा और आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकेटाइन की। नाउ आप चेक कर सकते हैं इन दिस केस द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज सेम। सभी में ही कार्बोकेटाइन सेम स्टेबिलिटी का बन रहा है। मींस इसकी स्टेबिलिटी पर अब रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, इसकी स्टेबिलिटी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और इसकी स्टेबिलिटी हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की टर्म में देख लेते हैं। जब भी आप कंपेयर करते हो क्या लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो आप जानते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, आपका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो अगर आपके पास I- है, आपके पास Br- है, Cl- है, F- है, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल I-, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा C, क्योंकि इसमें I- बहुत आसानी से निकलेगा, इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, बी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, ए, और ए के बाद कौन सा आ जाएगा, डी। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर, आप गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आंसर सही रहेगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। चलिए SN2 पर बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए SN2 रिएक्शन टेक्निकली किस प्रकार से होता है, किन किन फैक्टर्स पर SN2 रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड करने वाला है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रिएक्टिविटी इन SN2, रिएक्टिविटी का मतलब समझते हो, रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है, अगर अपन बात करना चाहें, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कि आपका एल्काइल हैलाइड क्या है, कौन सी डिग्री का है और किस प्रकार का है। दूसरा आपका रहेगा कौन सा, सॉल्वेंट पर भी SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, किस सॉल्वेंट में आप रिएक्शन को करवा रहे हैं। तीसरा अगर अपन बात करना चाहें तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी।
and its nucleophilicity. Concentration of nucleophile and its nucleophilicity. 4 नंबर पर अगर अपन बात करना चाहें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इन फैक्टर्स पर आपकी SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। आप SN2 रिएक्शन जानते हैं किस प्रकार से होता है? यस, SN2 रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब आप समझते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, अटैक खटैक एक स्टेप के अंदर होता है। SN2 इज ए कंसर्टेड रिएक्शन। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी बताइए? ये करेगा इसके ऊपर अटैक और लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा खटैक, और ये प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कौन? X-। दिस इज SN2 रिएक्शन एंड ये रिएक्शन का कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। तो SN2 रिएक्शन के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, बिल्कुल इंटरमीडिएट नहीं होता है। पर दोस्तों इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग होती है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए, इंटरमीडिएट नहीं है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो सभी में ही आपका कौन सा है? एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया। दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर? यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, यह भी एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बिल्कुल सही बात है। यह भी आपका एक 1 डिग्री अगर अपन बात करना चाहें तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट में फर्क किसका है? फर्क है लिविंग ग्रुप का। तो यहां पर आपका लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन। यहां पर आपका लिविंग ग्रुप कौन है बताइए? ब्रोमीन। और यहां पर आपका लिविंग ग्रुप कौन है बताइए? आयोडीन। तो क्या SN2 रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन है? यस, आपने लिखा हुआ है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर यह डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो लिविंग ग्रुप है ये RDS में डिपार्ट कर रहा है, RDS में बाहर निकलेगा। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा SN2 उतना ही फास्ट होता है। तो बताइए इन सब में से सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। आप ऐसे कॉन्जुगेट बेस बना के देख सकते हैं, Br-, I- और Cl-। तो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और जो एनहांस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है दोस्तों, वही लिविंग ग्रुप एबिलिटी का भी ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आपका मिलने वाला है वो इस वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो C मिलेगा, C के बाद आपका B मिलेगा और B के बाद आपका A मिलेगा। सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी अगर अपन बात करना चाहें तो सारे के सारे जो आपके सामने दिए गए हैं ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हेलोजन जो जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हेलोजन जो जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हेलोजन जो जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। सारे प्राइमरी है। क्लियर? फिर इसमें सर कैसे कंपेयर करना चाहेंगे? इसमें आपके लिविंग ग्रुप को भी चेंज किया गया। आप गौर से देखोगे तो यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन। यहां पर भी लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन। और यहां पर भी कौन है? लिविंग ग्रुप क्लोरीन। तो आपके लिविंग ग्रुप को भी चेंज किया गया है और बाकी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज है। ये पार्ट जो सेकंड है दोस्तों, ये अच्छा पार्ट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। SN2 के रेट को थोड़ा सा ढंग से देखना चाहते हैं कि वो आपके रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंड करता है। चलिए आप मुझे एक बात बताइए कि आपका SN2 रिएक्शन होता किस प्रकार से? आइए थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। SN2 रिएक्शन मान लेते हैं, अगर अपने पास ये दिया हुआ है, X यहां पर लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन। क्लियर? सो दिस इज अल्फा कार्बन। यस, और ये आपका कौन है? लिविंग ग्रुप। बताइए SN2 रिएक्शन कैसे होता है? न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा, पैक साइड से अटैक करेगा, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। ये अटैक और खटैक एक ही स्टेप में होंगे कि अलग अलग स्टेप में होंगे? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में होंगे। तो इस रिएक्शन का दोस्तों कोई इंटरमीडिएट नहीं है, बट दिस रिएक्शन गोज वाया द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट में कुछ इस प्रकार का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर सेम प्लेन के अंदर आ जाते हैं। यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होगा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना होगा, पार्शियल नेगेटिव। यहां पर आपका लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ रहा होगा, कंप्लीट नहीं टूटा होगा, पार्शियल नेगेटिव। ये आपके सामने SN2 रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट होता है। इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट SN2 रिएक्शन की। क्लियर? और थोड़ी देर बाद आपका लिविंग ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है? न्यूक्लियोफाइल। और आप ये भी जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट था वो अब चेंज हो चुका है। किस कार्बन के ऊपर? उस कार्बन के ऊपर जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। आइए अगर अपन बात करना चाहें
तो जो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को मिलाकर अगर अपन बात करना चाहें तो ये टेट्राहेड्रॉन का एक ट्राइंगल यहां पर बन रहा है। ये जो ट्राइंगल है आप देखिए, तीनों हाइड्रोजन आपके लिविंग ग्रुप के कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन आपके प्रोडक्ट के अंदर ये किधर चले जाते हैं, राइट हैंड साइड में। और इन एटम्स का रिलेटिव पोजीशन स्पेस में चेंज हो जाना ही आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, भले ही आपका लिविंग ग्रुप कायरलिटी सेंटर पर हो या ना हो, इन्वर्जन SN2 में होगा ही होगा। इन्वर्जन का मतलब है कि आपके इस टेट्राहेड्रॉन का पलट जाना, टर्न्स इनसाइड आउट, फ्लिप कर जाता है, इसे हम कहते हैं। लेकिन सर ये रेट से क्या बातें कर रहे हो, देखिए यही इस रिएक्शन का कैसा स्टेप है दोस्तों, स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। आप इस बात को समझिए। तो रेट या रिएक्टिविटी की सारी बातें हमें यहीं से करनी पड़ेगी। और रेट का डायरेक्ट जो लिंक होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी से। अगर आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट जाएगी, अगर आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपकी स्लो हो जाएगी। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, मामला रहेगा आपकी ट्रांजिशन स्टेट का। किसका रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट का। जब भी आप इस रिएक्शन की बात करना चाहोगे तो आप जानते हो ये रिएक्शन इस प्रकार से जाएगी। ये रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें तो इस प्रकार से जाएगी। ये रिएक्शन में क्या बनने वाली है, ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका अगर अपन बात करना चाहें एल्काइल हैलाइड था, कुछ इस प्रकार से H और H, ये आपका क्या बनकर आ गया है, प्रोडक्ट बनकर आ गया है। यहां पर भी बेस पर H, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें डैश पर H, और यहां पर ये, तो ये आपकी क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। आपके रिएक्टेंट और टीएस का जो एनर्जी गैप होता है दोस्तों, इसे ही आप क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम, रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी टेक्निकली है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी आपके रिएक्टेंट का और अगर अपन बात करना चाहें आपके ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिफरेंस। आपके रिएक्टेंट का और अगर अपन बात करना चाहें आपके रिएक्टेंट का और आपके ट्रांजिशन स्टेट का क्या है, एनर्जी डिफरेंस। आप समझिए, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी में कम होती चली जाए, एनर्जी में कम होने का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो फिर ये जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आपका टीएस स्टेबल होगा तो आप समझिए, अगर एक तो ये टीएस है इस रिएक्शन की, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आपकी जाने लग जाए, तो बताइए इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये रहेगी। इस वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी और इस वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। अगर मैं इसको बोल देता हूं ट्रांजिशन स्टेट 2 और इसको बोल देता हूं ट्रांजिशन स्टेट 1, पक्का? तो आप बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? आप बोलोगे सर TS1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। क्लियर? आप जानते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो अगर आपकी टीएस स्टेबल होगी ना तो दोस्तों देखो ये गैप कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि SN2 रिएक्शन में रेट को डिटरमाइन करने में आपके ट्रांजिशन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जब कभी भी आप लिविंग ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पर, जैसे हम यहां पर बात करना चाहें, मैं आगे बढ़ जाता हूं, बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे हम यहां पर बात करना चाहें, अगर आपका लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये अगर अपन बात करें यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर आपका हेलोजन है, इस प्रकार से आपके सामने लिविंग ग्रुप के बाजू में, लिविंग ग्रुप के बाजू में क्या जाता है, डबल बॉन्ड। आप जानते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। अगर आपका अल्फा के बाजू में डबल बॉन्ड या कोई दूसरा पाई बॉन्ड आ जाता है, पोलर नॉन पोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई बॉन्ड आ जाता है, तो SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आइए, अगर हमें यहां पर SN2 करवाना पड़ा तो आप बताओ SN2 कैसे होगा। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा यहां से खटैक। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करना चाहूं तो ट्रांजिशन स्टेट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहां पर H है, ये कार्बन है। क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें हाइड्रोजन है, यहां पर ये कार्बन है। बताइए अगर अपन बात करें तो वेज पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। डैश पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। क्लियर? आइए अब इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। इस कार्बन की मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? इट इज sp2।
What is the hybridization state of this carbon? It is sp2. Right now, what is the hybridization state of this carbon? It is sp3. Exactly? Yes. अगर हम बात करें, अगर ये sp2 है तो बताइए इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है और पाई बॉन्ड बना हुआ है तो p ऑर्बिटल से। अब बताइए इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है कि नहीं? तो इनमें पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल से बना होगा। आइए वापस आपको थोड़ा सा बता देता हूं। SN2 रिएक्शन में इस कार्बन का ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? आप सभी जानते हैं सर ये sp2 होता है। यहां पर जो कार्बन पर आपका जो p ऑर्बिटल होता है वो इधर न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना रहा होता है और यहां से लिविंग ग्रुप से बॉन्ड तोड़ रहा होता है। मतलब इस कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल होता है इन ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए तो sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम यहां बात करना चाहें तो फिर बताइए यहां पर sp2 हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा और यहां से आपका लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा और ये हो गया है आपके सामने कैसा? sp2। हाँ है ना? तो जैसे ही sp2 होता है आप पाएंगे कि लगातार 3 एटम्स पर पैरेलल p ऑर्बिटल आ गए। लगातार 3 एटम्स पर क्या आ गए हैं? पैरेलल p ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अगर लगातार 3 ऑर्बिटल्स एटम्स पर पैरेलल p ऑर्बिटल आ जाते हैं देन देयर विल बी कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। यानी कि यहां पर आपको ट्रांजिशन स्टेट में क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस। लगातार पैरेलल p ऑर्बिटल और कम से कम कितने होने चाहिए? 3। तो यहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स की जो रिएक्शन रहेगी आप कह सकते हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टीएस आएगी। क्या आएगी? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी तो आप बताइए टीएस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब टीएस आपका किसकी तरफ खिसकेगा? रिएक्टेंट की तरफ खिसकेगा, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो ये जो टीएस आपके सामने बन रही है दोस्तों, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टीएस, जिसकी वजह से अब आपकी रिएक्शन क्या होने लगेगी? फास्ट होने लगेगी। अल्टीमेटली आपको यहां पर ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह ले लेगा और यहां से लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो इन रिएक्शंस में जब आपके अल्फा कार्बन के बाजू में पाई बॉन्ड आता है तो SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है बिकॉज TS इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सबसे पहले बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? Adjacent pi bond increases the rate of SN2 reaction because it will stabilize the transition state of SN2 reaction। आपका पाई बॉन्ड कैसा भी हो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं जो बता रहा हूं। पाई बॉन्ड बताओ कैसा होना चाहिए? अगर आपका नॉन पोलर है तो भी चलेगा, नॉन पोलर है तो भी चलेगा, और ये पाई बॉन्ड अगर पोलर है तो भी चलेगा, बस पाई होना चाहिए। अगर यहां पर बाजू में पाई बॉन्ड है तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से था समझते हैं। अब अगर अपन बात करना चाहें, देखो ये आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा, और बाजू में क्या गया है? पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही। ये आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा, और बाजू में क्या गया है? पाई बॉन्ड। ये आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा, और बाजू में क्या गया है? पाई बॉन्ड। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें अल्फा, लेकिन बाजू में पाई बॉन्ड नहीं है, तो इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी वैसे भी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। इन सब की रिएक्टिविटी आपकी बढ़ चुकी है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब हमें पता है कि इसके आने से भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इसके आने से भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इसके रिएक्शन के आने से भी रेट बढ़ेगा, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि इन तीनों में से कौन से पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा बढ़ेगा? यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड भी टीएस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी टीएस को मतलब टीएस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी टीएस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करेगा। पर मैं इनमें कंपैरिजन कैसे करूं सर? पर मैं इनमें कंपैरिजन कैसे करूं? तो मैंने आपको बहुत एक सिंपल ट्रिक दिया था कि जब भी आपको पता चल जाए कि इस पाई बॉन्ड से SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है तो आप अल्फा पर नेगेटिव चार्ज बना के देख लेना। जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा अल्फा कार्बन पर, आपकी रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो अगर अपन बात करें इन दोनों में कंपेयर करें, बताओ पहले लिविंग ग्रुप इन दोनों में क्या है? सेम। तो अल्फा कार्बन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज सोचिए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। बताइए नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। यहां पर भी अल्फा पर नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। कहां पर जाएगा? नाइट्रोजन पर। क्लियर? अगर इन दोनों में से पूछूं तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा? डेफिनेटली ए की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी बी से। लिविंग ग्रुप भी दोनों में सेम है। अब आते हैं अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पहली बात आपका लिविंग ग्रुप चेंज हो गया, ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, तो ब्रोमीन फास्ट हटेगा। दूसरी बात
अगर यहां पर आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे भी, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, तो यहां कार्बन पर आएगा या नाइट्रोजन पर जाएगा। इसका मतलब आपकी बी की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी सी से, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी और आपके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से भी। आइए इन दोनों में कंपेयर करें, तो यहां पर बाजू में पाई बॉन्ड है जो कि आपके SN2 का रेट बढ़ाएगा, लेकिन यहां पर बाजू में पाई बॉन्ड नहीं है तो SN2 का रेट नहीं बढ़ाएगा। हालांकि इन दोनों में लिविंग ग्रुप क्या हो गया, सेम, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा A, उसके बाद B, B के बाद C, C के बाद D। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर नीट ने पूछा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, आपको चीजें याद आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके सामने है कौन सा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये भी आपके सामने है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये आपके सामने है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये आपके सामने है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आप जानते हैं SN अगर अपन बात करना चाहें 2 में तो सबसे आगे कौन सा रहता है, मिथाइल, सबसे आगे तो रहता है मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, और टर्सरी में तो हम बोल देते हैं नो SN2, SN2 होता ही नहीं है। तो अब प्राइमरी में सर कैसे डिसाइड करें, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, लेकिन अल्फा पर तो मामला क्या है, सेम, लेकिन आप जानते हैं यहां पर बीटा पर क्या है, ब्रांचिंग, और अल्फा या बीटा पर ब्रांचिंग SN2 के रेट को स्लो डाउन कर देता है। इसका मतलब A और B में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, A इज मोर रिएक्टिव देन B, हालांकि दोनों ही प्राइमरी है, बिल्कुल सही बात। अगर अपन बात करें C और D में तो C तो आपका SN2 देगा ही नहीं, फिर कौन आ जाएगा 2 डिग्री D, और सबसे पीछे कौन सा रहेगा C। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने इसमें SN2 के रेट की भी बातें कर दी है। याद रखिए, अगर आपका अल्फा या बीटा पर ब्रांचिंग बढ़ता है तो SN2 स्लो डाउन हो जाता है, बल्कि SN1 फास्ट हो जाता है। तो यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग SN2 को स्लो करता है और SN1 को फास्ट करता है, एक्सेलरेट करता है। ये हमने भरपूर कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रीजन दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट गिव SN1 एज वेल एज SN2। कहता है ना तो SN1 दे और ना ही SN2 दे, दोनों ही नहीं देने चाहिए। क्लियर? इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत अजीब सी है। अब कैसे समझे कि SN1 भी नहीं दे, SN2 भी नहीं दे, या फिर एक नहीं दे, वो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। ऐसा पूछना चाह रहा है जो ना तो SN1 दे और ना ही SN2 दे, ऐसा समझ के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आप बताइए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको SN1 और SN2 देने में दोनों में ही किसी को दिक्कत नहीं है। ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, दोनों देगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ये भी आपका कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आप देख सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दोनों दे सकते हैं। ये SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, आप जानते हैं आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर लगा हुआ है, तो ना तो ये SN1 देगा और ना ही ये SN2 देगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो सकता है, इसमें SN1 भी नहीं होगा, SN2 भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आप जानते हैं यहां पर sp3 कार्बन पर आपका लिविंग ग्रुप है, ये SN1 भी अच्छा देता है और ये SN2 भी अच्छा देता है। याद है ना, SN1 अच्छा इसलिए देगा क्योंकि केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और SN2 इसलिए अच्छा देगा क्योंकि TS रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। अरे दोस्त देखना, अल्फा के बाजू में पाई बॉन्ड SN2 के रेट को बढ़ा देता है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा एक आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, फिर से देख लीजिए, आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आते ही आप जानते हैं SN1 भी नहीं हो सकता और SN2 भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, माना ये SN2 तो नहीं देगा क्योंकि एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। आप सभी जानते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आपके SN2 नहीं देते हैं, पर ये SN1 देगा। हमसे ये पूछ रहा है SN1 और SN2 दोनों ही ना दे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप जानते हैं ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बहुत सिंपल वाली एक्सप्लेनेशन। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपके सामने रहेगा तो ये आपका SN2 तो नहीं देगा, सिंपल सा। और SN1 अगर आपने करवा लिया तो यहां पर रायता ही फैल जाएगा। कुछ याद है क्या, ब्रेड्स रूल। अगर आपने SN1 करवा दिया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। डिग्री पर मत जाइए दोस्तों, डिग्री पर मत जाइए, इसमें भयंकर एंगल स्ट्रेन होती है। मैं आपको लिख देता हूं इनके लिए ब्रेड्स रूल। क्लियर? बेचारे ने बहुत प्यार से समझाया था कि प्लीज ऐसा मत करना, आपका ब्रिज हेड कार्बन sp2 मत बना देना अगर दोनों रिंग आपकी 7 या 7 से छोटी हैं। तो ये भी आपका SN1 और SN2 दोनों नहीं देगा, तो ये हमारे आंसर हो सकते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं ना तो SN1 दे ना ही SN2 दे, तो C हमारा आंसर हो सकता है, G हमारा आंसर हो सकता है और E हमारा आंसर हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैव करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2। SN2 को लेकर बात कर रहा है दोस्तों। चलिए इधर बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्लियर, यस। और ये आपका कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, आपके 1 डिग्री की। तो ये बिल्कुल सही है। और हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। आइए इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो दोनों ही आपके 1 डिग्री हैं, पर इनमें लिविंग ग्रुप बदला हुआ है। क्या आपके SN2 रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है? यस, बिकॉज लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो यह आंसर भी सही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें दोनों ही 1 डिग्री हैं। आप देख लीजिए, इट इज ए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये भी आपका 1 डिग्री है, पर यहां पर अल्फा के बाजू में क्या आ गया है, पाई बॉन्ड। यहां पर अल्फा के बाजू में पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था ना क्लास के अंदर कि CO तो रिएक्टिविटी गजब की बढ़ा देता है। इसकी रिएक्टिविटी तो इनफैक्ट आपके मिथाइल हैलाइड से भी ज्यादा है। किसके अंदर, SN2 के अंदर। अगर अल्फा के बाजू में CO बॉन्ड आ जाता है तो SN2 एक्सेप्शनली फास्ट होने लग जाता है। इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि बाजू में पाई बॉन्ड है, TS रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पर इसके दूसरे भी रीजन होते हैं जो MO2 के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं, और MOT हम आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये SN2 में मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये सारे ऑर्डर आपको करेक्ट दिए गए हैं। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Br2 के साथ रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर आप रिएक्शन करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्लियर, कहीं पर भी आप रिएक्शन यहां पर करवा सकते हैं। आइए, अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा बताइए, Br रेडिकल। एंड Br रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये इस कंपाउंड में सबसे वीक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इतिहास गवाह है, जब भी आपके रेडिकल ने बॉन्ड तुड़वाए हैं, कैसे तुड़वाए हैं, होमोलेटिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक तो आपके सामने क्या बन जाता है, HBr। क्लियर, फिर आपके सामने जब बॉन्ड टूटेगा होमोलेटिकली तो यहां पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी ए एलाइलिक रेडिकल। ये एलाइलिक रेडिकल आप जानते हैं वापस किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br2 के साथ। और इतिहास गवाह है कि रेडिकल की वजह से जब भी बॉन्ड टूटते हैं, होमोलेटिकली बॉन्ड टूटते हैं, तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन, Br, और साथ में एक और Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। आप जान रहे हैं ये रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैंने चेन प्रोपगेशन के दोनों स्टेप लिख दिए, चेन प्रोपगेशन के दोनों स्टेप लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से चीजें याद रख सकें। चेन इनिशिएशन में Br रेडिकल जनरेट होता है, वो अपन ने सीधा ही बना दिया। पहले चेन प्रोपगेशन के पहले स्टेप में ये एलाइलिक H को हटाएगा, ये रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल अच्छा खासा स्टेबल है बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आगे बात समझ में, जी हां। तो आपका यहां पर जो प्रोडक्ट A बनने वाला है, ये प्रोडक्ट आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर Br लगा हुआ मिलेगा। फिर आप रिएक्शन करवा रहे हो NaI और एसीटोन में, तो आप जानते हैं इस रिएक्शन का नाम कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, दिस इज विच रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। विच रिएक्शन दोस्तों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कहां से जाती है दोस्तों, ये SN2 से, बिल्कुल सही। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, SN2 से जाएगा। यहां पर I माइनस करेगा अटैक और आपका Br हटेगा खटैक। सो रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पर आपको कौन लगा हुआ मिलेगा, आयोडीन, पक्का, यस। फिर आप रिएक्शन करवा रहे हैं NaCN DMSO। तो NaCN के बारे में आप जानते हैं, यहां पर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इट कैन अटैक वाया कार्बन एज वेल एज इट कैन अटैक वाया नाइट्रोजन। आगे बात समझ में, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप बताइए रिएक्शन कंडीशन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन कंडीशन है। देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप लोगों के सामने है, ठीक है। DMSO आपको दिया गया है, दैट इज पोलर एप्रोटिक, अगर अपन बात करना चाहें सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके सामने SN2 की फेवरेबल कंडीशंस हैं। वैसे भी अगर 2 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हो तो SN2 को फेवर करता है, 2 डिग्री in the presence of strong nucleophile. So reaction is proceeding via SN2 mechanism. और मैंने बताया था SN2 से जा रहा होगा तो इसकी मोस्ट रिएक्टिव साइड कौन सी रहेगी, लेसियन की साइड से। अरे भाई इतना मत भूलिएगा, क्लास में सारी बातें मैंने बता दी हैं।
अगर अपन बात करना चाहें तो इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इस पर भी नेगेटिव रहेगा और आपके कार्बन की बजाय नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी किसकी साइट है? ये SN2 की साइट है और ये आपकी किसकी साइट है? ये SN1 की साइट है, बताया था ना क्लास के अंदर। चलिए, तो यहां पर ये इसकी साइड से करेगा अटैक, ये करेगा अटैक और यहां से आपका आयोडीन हटेगा खटैक, और दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप जानते हैं भाई लोगों, क्या जनरेट कर देगा? Br रेडिकल, हीट H न्यू लाइट। और आप जानते हैं यहां पर ये वाला हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, एलाइलिक बेंजाइलिक H को रिप्लेस कर देता है। तो यहां पर आपका H हट जाएगा और Br लगा होगा। रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से गया होगा दोस्तों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहता है फाइंड इनकरेक्ट वन, कि कौन सा गलत है ये पहचानिए। पहले रिएक्शन करवा रहा है आपका किसके साथ? एल्काइल ब्रोमाइड की AgF के साथ, और ये कहता है स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये बात बिल्कुल सही है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। आप जानते हैं ना, स्वार्ट्स रिएक्शन में आप हैवी मेटल्स के फ्लोराइड इस्तेमाल में लेते हैं। बस गलती से आप ये NaF और KF का इस्तेमाल मत कर लीजिए, बताया था आपको रिएक्शन में आपके हैवी मेटल्स फ्लोराइड यहां पर इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जैसे डी ब्लॉक मेटल फ्लोराइड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कहता है CH3Br NaI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई एसीटोन के अंदर। तो ड्राई एसीटोन में ये Na+ और I-, आप जानते हैं ये I- करेगा अटैक और ये हटेगा खटैक। रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म और इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगले में RX की रिएक्शन AgCN के साथ करवा रहे हैं और ये बना कर दिया है, इसका मतलब आपको साइनाइड बना कर दिया गया है। क्या बना कर दिया गया है? साइनाइड या नाइट्राइल बना कर दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो मैं अज्यूम करूंगा कि यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। आप जानते हैं ना दोस्त, अगर एक ही लिखा हुआ है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड मेजर नहीं बनता है, आइसोसाइनाइड मेजर बनता है। कुछ याद आया? आइए मैं आपको याद दिला देता हूं पूरी रिएक्शन, इसमें पूरा माहौल चेंज कर देगा। कौन? आपका Ag+। आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं Ag+ और साथ में रखें Cn-। क्लियर? तो Ag+ आपका बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कुछ याद आया? ये इसको बोल देगा हैलोजन को क्या? गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो आप बताइए आपके हैलोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? हैलोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगर हैलोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसको अपना बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा और यहां से निकलना ही पड़ेगा। अगर इसने बॉन्ड तोड़ दिया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटाइन की, और साथ में बन जाएगा AgX। इट मींस द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। नाउ कार्बोकेटाइन आपके सामने बन चुका है। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है Cn-। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं Cn- इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। पक्का? इसके पास दो रिएक्टिव साइट्स होती हैं, एक में ये कार्बन की साइड से अटैक कर सकता है और एक में ये नाइट्रोजन की साइड से अटैक कर सकता है। दो रिएक्टिव साइट इसके पास होती हैं। अगर इधर से इसने अटैक किया कार्बन की साइड से तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर? तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? साइनाइड की, या फिर आप बता सकते हो क्या बन जाएगा यहां पर आपके सामने? नाइट्राइल। लेकिन अगर इसने नाइट्रोजन की साइड से अटैक किया दोस्तों तो ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन की तरफ से। किसकी तरफ से बनेगा? नाइट्रोजन की तरफ से। आप जानते हैं कि आपका कार्बन का अभी भी ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट, और नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर थे तो एक से तो बॉन्ड बना लिया, एक अगर इसको डोनेट कर दे तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं डेटिव बॉन्ड के थ्रू। तो ये आपके सामने बन जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड, या फिर इसी को हम बोल देते हैं आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल नो डाउट आपके दोनों ही प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, पर अंडर SN1 कंडीशन आपका ये मेजर होता है। क्या होता है? मेजर। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। मैंने आपको बताया था दोस्त थोड़ी देर पहले भी कि साइनाइड आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये कुछ बातें खास बातें होती हैं। अगर हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो जब भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में अगर SN1 से जा रहे हो तो आपका मोर EN वाले की साइड से अटैक करेगा। नाइट्रोजन की EN क्या है? ज्यादा, तो मोर EN वाली जो साइट होती है वो SN1 के लिए होती है, और ये जो लेस EN वाली होती है, कुछ याद आया? ये किसकी साइट होती है? SN2 की। तो अगर SN2 से रिएक्शन जा रहा है तो कार्बन की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा।
हालांकि एनसीईआरटी ने उसका बताया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातें हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। और अगर SN1 कंडीशन है तो मोर EN की साइड से अटैक करेगा, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया है, मोर EN की साइड से अटैक करेगा। तो इसमें आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल बनना चाहिए था, पर इसने तो साइनाइड बनाया हुआ है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तो इनकरेक्ट आ गया। अब आप समझ रहे हैं, देखो NaCN आपका Na+ मैकेनिज्म को चेंज नहीं करेगा। मैंने आपको बताया दोस्त कि Na+ और आपके K+ इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज नहीं करते, बट आपका Ag+ रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, SN1 को प्रमोट करता है। तो यहां पर तो आपके न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो SN2 से जाएगा, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो यहां पर बिल्कुल सही है, SN2 से जाएगी रिएक्शन, तो यहां पर साइनाइड ही आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। बट ये रिएक्शन SN1 से जाएगी तो आपका आइसोसाइनाइड बनना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। उम्मीद करता हूं मैंने क्लास की सारी चीजें आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की होंगी और आपको बेटर क्लियरिटी आई होगी अब इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट टाइप है, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। एग्जैक्टली सही बात है। आइए अगर अपन बात करना चाहें, कोई हमारे सामने SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि सेल्फ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। आपका लिविंग ग्रुप पहले यहां से हट जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोकेटाइन की। उसके बाद अगले स्टेप में आप जानते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? तो ये आपके सामने SN1 रिएक्शन है और दोस्तों ये इस रिएक्शन का क्या होता है, RDS। क्लियर? तो जब आप इस रिएक्शन का रेट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं SN1 का रेट, तो आपके सामने रहेगा K इज द रेट कांस्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें, एल्काइल हैलाइड रेज टू पावर 1। आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो फास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। आप जानते हैं ना, रेट लो एक्सप्रेशन में वो आते हैं जो स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो RDS में इन्वॉल्व होते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल RDS के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो यही कह रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1 मैकेनिज्म, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ SN1। यस, तो आप बताइए क्या SN1 के रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो रिएक्शन का जो रेट है इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मैकेनिज्म, सो न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन अफेक्ट रेट ऑफ SN2। यस, ये पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप SN2 की बात करते हैं, चलिए मैं आपके सामने SN2 की बातें कर लेता हूं। तो SN2 रिएक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा बताइए। SN2 रिएक्शन के अंदर इसका इस पर अटैक करना और इसका यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलना एक साथ, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहां जाता है और लिविंग ग्रुप हट जाता है, और यही इस रिएक्शन का क्या होता है, RDS। अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, रेट लो एक्सप्रेशन, सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, आप जानते हैं RDS के अंदर आपका एल्काइल हैलाइड एज वेल एज आपका न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्व, तो रेट लो एक्सप्रेशन में आपका एल्काइल हैलाइड भी रहेगा रेज टू पावर 1, आपका न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा रेज टू पावर 1। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंस योर न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन RDS, so it will be present in your rate law expression। और आप जानते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को मैं चेंज करूंगा तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब कह रहा है ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा सा इंग्लिश में मेरी तरह हाथ तंग है। यस, ये जाऊंगा मैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो ये थैंक यू का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं मैंने इस डिस्कशन में आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने की कोशिश की होगी। आप डिस्कस करते रहिए। अगली LP के साथ जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी को नमस्कार।